स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों का वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। चूँकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण किया था, तो वहाँ हमने बताया था कि ठोस जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोगों ने उस पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके गुण क्या है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है अक्रिस्टलीय ठोस। अभी हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार नहीं पढ़ा है, हम लोग सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। और वर्गीकरण में हमने यह बताया है कि ठोस जो है दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर हम लोग क्रिस्टलीय के बारे में पूरा जो है विस्तार से जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं और इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इस चैप्टर में हम लोगों को पूरा का पूरा क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है, न कि अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखें तो जो है अक्रिस्टलीय ठोस भी जानना जरूरी है। तो हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे। तो हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे कि वे ठोस जिनकी संरचना, जिनमें अणुओं की संरचना, या ऐसे कह सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की संरचना निश्चित एवं नियमित रूप से होती है, उसको हम क्या कहे थे, क्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस ठीक उसका उल्टा होता है। इसका डेफिनेशन है कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनकी बात हो रही है। तो वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि चूँकि आप जानते हैं कि जितने भी ठोस हैं, कोई भी द्रव है, ठोस, द्रव या गैस, विशेष हम यहाँ पर ठोस की बात करेंगे। तो जितने भी ठोस हैं वे सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें वे अवयवी कण जो है एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था से जुड़े नहीं होते हैं। वे किसी भी तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि इनकी संरचना अनिश्चित होती है, अनियमित होती है। इनका कोई निश्चित जो है कोई नियम नहीं होता है कि किस नियम के तहत इनके अणु जुड़ रहे हैं। अणु जुड़ते हैं, अवयवी कण जुड़ते जरूर हैं, लेकिन इनकी कोई निश्चित एवं नियमित संरचना नहीं होती है। तो ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो परिभाषा एक बार पुनः देख लीजिए कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। मतलब कि ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, रबड़ है और कांच है। रबड़ के जो है बहुत सारे वस्तुएं बनती है, जैसे टायर हो गया या ट्यूब हो गया, तो ये सब रबड़ का बनता है। और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो रबड़ है और कांच है। कांच जैसा कि आप बहुत सारा चीज़ देखे होंगे घरों में, जो है खिड़कियों में या दरवाजों में जो कांच लगता है वो वही कांच है। तो ये कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। जैसे इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि अणु है, इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ये कैसे भी करके यादृच्छिया जुड़े होते हैं, इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। इनकी कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इनको हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस में हमने उदाहरण लिया था NaCl का, नमक का। तो वहाँ हमने देखा था कि एक Na, फिर एक Cl, फिर एक Na, फिर एक Cl, बड़ी क्रमबद्ध तरीके से जुड़े थे। तो वहाँ पर NaCl की संरचना एवं अणुओं की व्यवस्था नियमित होती है एवं निश्चित होती है। तो उस
ठोस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था जो है, जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण क्या है, रबड़ और कांच, जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। और इसकी संरचना जो है निश्चित नहीं होती है, कैसे भी करके अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अणु जुड़े जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी संरचना निश्चित एवं नियमित नहीं होती है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण के बारे में। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या क्या होते हैं। तो यदि आपने जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण है उसके बारे में पता है, तो आपको अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो गुण होते हैं वो ठीक क्रिस्टलीय ठोस के क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का जो है सबसे पहला विशेषता था कि उनके जो है उनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस का जो सबसे पहला गुण होगा कि इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है। मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, जिनमें उनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, संरचना है, वो निश्चित एवं नियमित नहीं होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसा कि हम उदाहरण बताए भी है, कांच हो गया या रबड़ हो गया, प्लास्टिक भी उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जब इनके अवयवी कणों की व्यवस्था ही निश्चित नहीं है, न नियमित है, मतलब कि इसकी जब व्यवस्था ही निश्चित और नियमित नहीं है, तो फिर इसकी आकृति निश्चित और नियमित कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला गुण क्या है कि इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है, मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित एवं नियमित आकृति नहीं होती है, अर्थात इनकी आकृति क्या होती है, बदलती रहती है। दूसरा है कि इनके अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। अब ये लघु परासी क्या है, लघु परासी का मतलब हुआ कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो छोटे छोटे अवयवी कण हैं, ये जुड़ते तो हैं, लेकिन जुड़ के जो है एक लंबी श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे श्रृंखलाओं में जुड़े रहते हैं, मतलब इनकी शॉर्ट रेंज होती है। क्रिस्टलीय ठोस में लॉन्ग रेंज होता था, यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रेंज, मतलब कि इसकी लघु परासी व्यवस्था होती है, छोटे छोटे भाग में जुड़े होते हैं। अगला है कि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि उसका एकदम उल्टा है कि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। मतलब कि इनका एक रेंज होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में जो है ये पिघलेंगे। जैसे प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक का जो है एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। जैसे आप प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो वो आग पर रखते रखते ही थोड़ा सा चिकना होने लगता है, नरम होने लगता है, और लास्ट में धीरे धीरे पिघल जाता है, फिर वो जलने लगता है। तो उसका कोई निश्चित तापमान नहीं होता है, आप अधिक तापमान पर रखेंगे तब भी वो धीरे धीरे नरम होना, पिघलना शुरू करेगा, और कम तापमान पर रखेंगे तो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। तो उसका कोई निश्चित टेम्परेचर, निश्चित तापमान जो है नहीं होता है जिस पर कि वो गले। उनका एक रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में वो गल जाएंगे, तो कोई उनका निश्चित तापमान या निश्चित गलनांक नहीं होता है। अगला है कि इनका शीतलन वक्र सतत होता है। हम बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस का जो है शीतलन वक्र असतत होता है, और वहाँ इस तरह का ग्राफ आया था कुछ, अगर याद होगा तो निश्चित रूप से इस तरह का कुछ ग्राफ आया था। तो इसको बोलते हैं कि ये असतत है। ग्राफ हमारा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो क्या है, असतत है। अगर ये ग्राफ सीधा मिलता तो हम कहते हैं कि क्या है, सतत है। तो अगर आप जो है किसी अक्रिस्टलीय ठोस का समय और तापमान के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे, समय और तापमान के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा, एकदम सीधा आएगा। मतलब कि इनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सतत होता है। ये सारा का सारा गुण क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा है। आप जो है पिछले वीडियो में जाकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी टाइम देकर समझाया गया था। तो उसका सारा का सारा गुण यहाँ पर क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। अगर आपको वो याद है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक उसका उल्टा है। तो इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है। इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब कि एक ऐसा द्रव जिसको खूब ठंडा करके उसको ठोस जैसा दिखने वाला वस्तु बना लिया गया हो। जिनको ऐसा द्रव जिनको खूब ठंडा कर और जो है
किसी ठोस वस्तु में परिवर्तित कर लिया गया हो तो उसको हम कहेंगे कि वह अतिस्थितित है। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? अतिस्थितित द्रव होते हैं। अगला है इनके पृष्ठ असमतल, यहाँ पर लिखा गया है काटने पर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप किसी अक्रिस्टलीय ठोस को धारीदार हथियार से अगर काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो उसका जो पृष्ठ बनेगा वो एकदम समतल और सपाट नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा असमतल बनेगा, मतलब कि उबड़ खाबड़ बनेगा। जैसे आप रबड़ को काटते हैं और रबड़ को जो है काट कर और उसके ऊपर जहाँ से काटे हैं उस पृष्ठ को स्पर्श कीजिए, देखिए तो वो जो है पूर्णतः चिकना नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं वो असमतल है। उसके बाद से है कि ये समदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? समदैशिक। समदैशिक का मतलब क्या होता है कि चूंकि ठोस के अणु, अक्रिस्टलीय ठोस के अणु एक कोई निश्चित नियमित संरचना तो होती नहीं है, कैसे भी जुड़े होते हैं। तो जब इनकी कोई निश्चित और नियमित संरचना नहीं होती है तो इनको जिस एंगल से देखेंगे, आप किधर से भी देखेंगे तो सब एक ही जैसा दिखाई देंगे। जैसे कि आप सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं भीड़ का। जैसे भीड़ है कहीं पर, तो भीड़ की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, आप जिस एंगल से देखेंगे, किधर से भी देखेंगे तो जो है वो पूरा भीड़ ही दिखाई देगा। उसका कोई ये नहीं कि किसी एंगल से देखने पर भीड़ अलग जैसा है, दूसरे एंगल से देखने पर भीड़ अलग जैसा है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे भीड़ जो है भीड़ अलग ही दिखाई देगी। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हम बता दे रहे हैं। जैसे प्रेयर के, जब विद्यालय में प्रेयर होता है तो प्रेयर में जब बच्चों को लाइन में जो है खड़ा कराया जाता है, जब लाइन में खड़ा कराया जाता है तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब जो है क्रम से खड़े होते हैं। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर उन बच्चों को अगर हम छोटे छोटे कण मान लें, ठोसों के अवयवी कण मान लें, तो उस समय कहें कि उनकी संरचना क्या है? निश्चित है। 6 वाला एक जगह, 7 वाले एक जगह, 8 वाले एक जगह, 9 वाले एक जगह, तो हम कहें कि उनकी संरचना क्या है? निश्चित है। आप जो है ऐसे अगर खड़ा कराते हैं, यहाँ 6, 7, 8, 9, तो ये बच्चे यहाँ 6 वाले हो गए, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले। आप आगे से देखेंगे तो क्रम से दिखाई देंगे, एक निश्चित क्रम होगा उनका। इधर से देखेंगे तो एक 6 का, फिर एक 7 का, फिर एक 8 का, फिर एक 9 का। तो इसको हम कहे थे कि विषमदैशिक है, जैसा कि क्रिस्टलीय ठोस में बताया गया था। लेकिन अगर प्रेयर के बजाय अगर आप छुट्टी में देखें, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो सब एकदम भीड़ भाड़की में सब मिले रहते हैं। तो उस समय जब ये मिले रहते हैं तो वैसे अणु को, वहाँ भी तो संख्या है बच्चों की और प्रेयर में भी बच्चों की संख्या है, लेकिन दोनों में अंतर है कि पहला वाला जो है बड़ी क्रमबद्ध तरीके से था और जो लास्ट वाला था छुट्टी वाला, तो उस समय पूरा भीड़ भाड़ हो गया रहता है। तो जो भीड़ भाड़ वाले अणु होते हैं वही क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के अणु हैं। और किधर से भी देखेंगे तो हर तरह से एक ही जैसा दिखाई देगा। अगर 6 क्लास का बच्चा इधर भी है तो 6 क्लास का उधर भी होगा, अगर 8 क्लास का इधर है तो 8 क्लास का दूसरे तरफ भी होगा। तो चारों तरफ से भीड़ एक जैसा दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कि आप जिस एंगल से देखेंगे उधर से एक समान दिखाई देता है। तो ये है इसका अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अगला टॉपिक है अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या है, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग जो है टायर बनाने में होता है। जितने भी वाहन के टायर बनाए जाते हैं वो सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ट्यूब, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है वो भी अक्रिस्टलीय ठोस है, या हॉस्पिटल में जो ट्यूब दिखाई देता है वो सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। जूते के सॉल बनाने में, जूते के नीचे जो सॉल होता है, या छोटे बच्चों का जूता भी प्लास्टिक का बनता है, तो जूता बनाने में, खिलौने बनाने में, सेल बनाने में, कांच बनाने में, प्लास्टिक इत्यादि बनाने में तो जो है इनका उपयोग होता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और एक चीज़ और स्पेशल है कि अक्रिस्टलीय ठोस को हम जो है आभासी ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस जैसा दिखता है, बल्कि वास्तव में ठोस है नहीं। मतलब कि ठोस जैसा दिखता है, ठोस का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये आभासी ठोस होते हैं।
तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य मित्र भी जो है इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।